नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। अगर इस समय विश्व में एक खबर जो सबके कानों में गूंज रही है वो है किस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान में वापस लौटा है, क्या होगा भविष्य अफगानिस्तान का। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, देश के जाने माने कानून के एक्सपर्ट जो कि वाइस चांसलर हैं नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के, एक बहुत बड़े लेखक भी हैं, कॉलमनिस्ट हैं, फैजान मुस्तफा साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नीलम। सर, मेरा जो पहला सवाल है कि तालिबानी शासन अफगानिस्तान में इतनी जल्दी आ जाएगा, शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। तो आर यू रियली सरप्राइज्ड कि जिस स्पीड से तालिबान ने कब्जा किया है अफगानिस्तान का, या आपका कुछ और कहना है इस पर? देखिए, तालिबान से अमेरिका की और दूसरे देशों की बातचीत तो बहुत महीनों से चल रही है। ये जो ट्रांजिशन हुआ है, इस ट्रांजिशन में उनको एक मेजर स्टेक होल्डर यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूनाइटेड किंगडम ने और विश्व के और देशों ने माना है, तभी दोहा में उनके साथ टेबल पर बैठकर बात हुई। भारत सरकार की ऑफिशियल पोजीशन शायद ये है कि वो इस बातचीत में मौजूद नहीं थे, लेकिन काफी सोर्सेज ये कहते हैं कि शायद भारत सरकार भी ऑन बोर्ड थी। इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन हुआ है, इस ट्रांजिशन पर अमेरिका की मोहर लगी हुई है। जब उन्होंने एक डेट दे दी कि इस डेट तक वो अपनी फौजें हटा लेंगे, और जिन फौजों को उन्होंने 20 साल ट्रेन किया, उन फौजों ने कोई रेसिस्टेंस नहीं की, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम अफगानिस्तान की फौजों की है। मैं ये समझता हूं कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड स्टेट्स को भी लेनी चाहिए कि उन्होंने सही ट्रेनिंग नहीं दी, या फिर तालिबान इतने पॉपुलर हैं वहां की फौजों में कि उन्होंने कोई रेसिस्टेंस नहीं की। ये शहर आफ्टर शहर विदाउट एनी ब्लडशेड और जिस आसानी से तालिबान टेक ओवर हुआ है, मुझे ये लगता है कि शायद ये पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट था उन सारे नेगोशिएशंस में, जिसका अमेरिका खुद बहुत बड़ा हिस्सेदार था और उसे लीड कर रहा था। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को इस बात का पूरा अंदाजा था कि इतनी ही तेज रफ्तार से तालिबान कब्जा कर लेगा? मुझे लगता है यही बात सही है, वरना कुछ तो फोर्सेस उनकी या तो रेसिस्टेंस करती, या अमेरिका अपनी फौजों का डिलेड डिपार्चर करता, या अमेरिका बहुत तेजी से और रीइंफोर्समेंट और फौजें अफगानिस्तान में उतार सकता था जब तालिबान ने मूव करना शुरू किया। और कोई बहुत बड़ी तादाद में तालिबानी लड़ाका नजर नहीं आए जब वो शहरों पे कब्जे हो रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो पहले से सब तैयार था मामला उनके लिए। लेकिन इस समय जो बाइडेन का अगर आप स्टेटमेंट देखें, जो उन्होंने पहला एड्रेस टू द नेशन किया था, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अब ये उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। लोगों ने उसको इस तरह से समझा कि अब उनकी विदेश नीति ये है कि उनका सारा फोकस अब अफगानिस्तान में नहीं होगा, बल्कि चाइना और रशिया पर उनको फोकस करना है। आतंकवाद अफगानिस्तान के बाहर है, हम सिर्फ अफगानिस्तान में ही क्यों देखें। तो ये क्या, इसको कैसे देखा जाए? ये अमेरिका का फेलियर इसमें माना जाए, इंटेलिजेंस का फेलियर माना जाए? अगर कल आपने देखा हो तो कल ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी इसको लेकर काफी डिबेट हुई, उसमें बोरिस जॉनसन की भी काफी आलोचना की गई है कि क्या उनको पता ही नहीं चला कि इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो ये समझ में नहीं आ रहा है जो आपने स्क्रिप्ट वाली बात कही सर, तो अगर ये स्क्रिप्टेड था, पहले से लोगों को इसका अंदेशा था, तो आज क्या ये सिर्फ कैमरे के लिए ये सब सारी बातचीत बोरिस जॉनसन और जो बाइडेन कर रहे हैं? देखिए, मैं विदेश नीति का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं जाहिर है कि उस पर कोई फाइनल ओपिनियन नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता हूं कि 20 साल अमेरिका जैसी सुपर पावर एक देश में रहे और उसको ये अंदाजा ना हो कि वो सरकार जो उनकी सरपरस्ती में चल रही थी वो कितनी अनपॉपुलर है, और वो लड़ाका तालिबान
जिनके विरुद्ध ये जंग चल रही थी, उनकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी फौजों में और आम जनता में है। कोई रेसिस्टेंस ना होना जो है वो कोई अच्छा साइन नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी जो आर्मी है, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उनका बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा। सबसे बड़ी बात, एक ऑर्डिनरी लेमैन की हैसियत से मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी सुपर पावर होती है, जब वो किसी देश में इस तरीके से इंटरवीन करती है जैसे अमेरिका ने इंटरवीन किया, तो जब वो वहां से विड्रॉ करती है तो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे बिना उसे विड्रॉ नहीं करना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अल कायदा को खत्म करने की नहीं थी, बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि अफगानिस्तान में एक मॉडर्न, इनलाइटेंड, लिबरल, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आप दें और उसे सस्टेन करें। 2004 में संविधान बन गया उनका। आज भी अगर आप उस आसानी से तालिबान की तरफ जा रहे हैं जैसे अफगानिस्तान चला गया, इसका मतलब ये कि यूनाइटेड स्टेट्स का ये बहुत बड़ा फेलियर रहा। और मैं आपको नीलू बता दूं कि विश्व के बहुत से लोग जो इस वक्त अमेरिका के विड्रॉल पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई तालिबान की सपोर्ट में और उनके जीतने से उन्हें कोई खुशी हो रही है। ये बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि ये अमेरिकन इंपीरियलिज्म की एक बहुत बड़ी डिफीट हो गई कि आप 20 साल से जिस गवर्नेंस को और सिस्टम को सस्टेन कर रहे थे वो ऐसे चरमरा कर टूट गया। इसका मतलब डेमोक्रेसी के जो रूट्स मजबूत होने चाहिए थे, जो इंस्टीट्यूशंस मजबूत होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। मैं समझता हूं कि बाइडेन का स्टेटमेंट कि पूरा ब्लेम अफगान आर्मी को दे दिया जाए कि जब वो लड़ना नहीं चाहते तो हम क्या करें, ये बात सही नहीं है। आपने उनकी क्या ट्रेनिंग की थी कि उस ट्रेनिंग का कोई नतीजा सामने नजर नहीं आ रहा। तो मैं इस पूरी क्राइसिस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को जिम्मेदार समझता हूं कि उन्होंने अपना वहां से एग्जिट कैसे प्लान किया कि वहां के लोग घबराए हुए, परेशान, जहाजों पे चढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गिर रहे हैं। वो सीन जो है, वो सीन सिर्फ तालिबान से भागने की बात नहीं है। वो सीन ये भी दर्शाता है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर ने कोई सिस्टम वहां पे क्रिएट नहीं किया जिससे लोगों को ये विश्वास होता कि हमारे ये सिस्टम्स फाइट करेंगे अगर इनको उखाड़ फेंकने की कोई कोशिश की जाए। सही कहा आपने बिल्कुल फैजान साहब। लेकिन अब जो मसला है कि अब क्या होगा, 2004 में जो संविधान बना था, आज जो हालत है अफगानिस्तान की, कुछ लोग कह रहे हैं कि हफ्ते लगेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स को मैं टीवी पे सुन रही थी कि नहीं कुछ महीने लगेंगे, कुछ ने कहा कि दुर्दशा इस बुरी तरह बिल्कुल इस समय व्यापक दिख रही है कि कई साल लग सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि सारी चीजें व्यवस्थित होने में आपके मुताबिक कितना समय लग सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपसे नीलू पहले भी कहा कि मेरी फील्ड लॉ है, तो मैं अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करता। अब आजकल क्योंकि कोई और न्यूज नहीं है, हर जगह यही आ रही है, थोड़ा बहुत मैंने भी उस पर पढ़ लिया। तो मैंने तालिबान कितने मजबूत हैं, तालिबान के पास क्या कोई गवर्नेंस का मॉडल है, उनके स्पोक्स पर्सन ने जिस तरीके की बातें कही कि विदेशी डिप्लोमेट सेफ हैं और औरतों को काम पे लौटना है और ये होगा, इससे थोड़ी बहुत कुछ उम्मीद ये जागी कि शायद ये उनकी रिजीम पिछली रिग्रेसिव रिजीम से डिफरेंट हो। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं है कि कितने दिन में वहां वापस हालात नॉर्मल होंगे। लेकिन अगर इतना स्मूथ उनका सब जगहों पे कब्जा हो गया है तो कोई ना कोई ब्लूप्रिंट उनके लोग काम शायद कर रहे हों उस पे, और वो ब्लूप्रिंट सामने रखा जाए। लेकिन बेहतर ये होगा कि जो 2004 का संविधान है उसमें जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं
जो औरतों को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को तालिबान की नई सरकार कहे कि हम इनको टच नहीं करेंगे, ये ऐसे ही चलेंगे। जैसा कि 1964 के कॉन्स्टिट्यूशन को लार्जली, चाहे वो कम्युनिस्ट रिजीम रही हो या उसके बाद की रिजीम रही हो, उन्होंने टच नहीं किया था, चेंज। तो उन्हें एक मॉडर्न, लिबरल, प्रो वेमेन, प्रो माइनॉरिटी, इनलाइटेंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लाना होगा, वरना होगा ये कि वो डिफेक्टो रूलर होंगे अफगानिस्तान के, लेकिन उन्हें डिजूरे रिकॉग्निशन इंटरनेशनल कम्युनिटी का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं मिलेगा। तालिबान की कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरे विश्व को नजर आए कि उन्होंने इन 20 सालों में कुछ सीखा है, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की मॉडर्न वैल्यूज हैं, उनसे वो कुछ ना कुछ चीजें सीख कर अब अपनी एक बिल्कुल नए तरीके की सरकार वहां पर कायम कर। देखिए, जो अब संविधान को लेकर भी लोगों के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, क्योंकि तालिबानी शासन की तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं कि वो तालिबान का झंडा हर जगह लहराए। लोगों की डिमांड है कि नहीं, जो अफगानिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है उसको फहराया जाए। तो आपको लग रहा है कि संविधान की जो 2004 में जो संविधान बना था और जो सारी बातें आपने कही कि इसमें प्रो विमेन हो, प्रो माइनॉरिटीज हो, सबके अधिकारों की सुरक्षा की जाए, वो किस हद तक आपको लग रहा है कि तालिबानी शासन इन चीजों को मानेगा? देखिए, ऐसा है कि जितना बड़ा ये चेंज है, उस चेंज के हिसाब से तो 2004 का संविधान बदलेगा। 2004 का संविधान नागरिकों के अधिकारों के मामले में तो बहुत ब्रॉड माइंडेड और इनलाइटेंड था, लेकिन केंद्र और राज्य और लोकल अथॉरिटीज की क्या रिलेशनशिप होगी, उसके मामले में मैंने अपने वीडियो में बोला भी था, लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के, कि वो इस संविधान का सबसे कमजोर हिस्सा है। देखिए, अफगानिस्तान में आपको मालूम है कि कोई भी ट्राइब जो है वो मेजॉरिटी में नहीं, तो पश्तून डोमिनेंट हैं लेकिन मेजॉरिटी में नहीं है। अलग अलग वहां पर ट्राइबल्स हैं, लोकल लॉर्ड्स हैं, लोकल वार लॉर्ड्स हैं। तो काबुल से अफगानिस्तान का शासन नहीं चलाया जा सकता। अगर आपके यहाँ इतनी विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, तो लोकल मामलात लोकल लेवल पर हल करने की पावर संविधान को देनी होगी। ऐसे समझ लें कि जैसे हमारे यहाँ के सिस्टम में जो पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उस तरह के इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा ऑटोनॉमी देकर वहां पर लागू करा जाएगा, लोकल एस्पिरेशंस लोगों की सेटिस्फाई होंगी, तब आप देश को चला पाएंगे। ये संविधान जो है, जिसने एक प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट चला दिया, ये उस कंट्री के लिए प्रॉपर संविधान नहीं है। जब आपके यहाँ इतनी विभिन्नताएं हो, तो आपके लिए संसदात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेटर है। संसद को प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल होगा, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी जिसमें सारे ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। वरना आपको मालूम होता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो एक आदमी प्रेसिडेंट बन जाता है, बाकी की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब ये जो इनके प्रेसिडेंट बने थे, ये चार्ज नहीं ले पाए, क्योंकि जो नंबर 2 पे आए अब्दुल्ला, वो इनके साथ नहीं थे। इसलिए एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनाई गई उनके लिए, और वो पोस्ट उन्हें दी गई, और फिर वो तो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान में तालिबान को जो 2004 का संविधान है उसके राइट्स रिटेन करने चाहिए, और जो सेंटर, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज की रिलेशनशिप है उसको चेंज करना चाहिए, ऑटोनॉमी देनी चाहिए लोकल बॉडीज को, लोकल अथॉरिटीज को, और एक एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज और ट्रूली फेडरल या संघात्मक संविधान में अमेंडमेंट कर वो प्रोविजंस वो लाएंगे। देखिए, कोई भी संविधान और कोई भी लॉ नीलू तभी माना जाता है जब लोग उसे माने। तो 2004 के संविधान में
वैसे तो लगता है कि पहले एक 9 मेंबर कमेटी थी, फिर 35 मेंबर कमेटी हुई और फिर लॉया जिरगा ने उसे अप्रूव किया, लेकिन क्या आम लोग उस संविधान को मानते हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं तो तालिबान को उसको चेंज नहीं करना चाहिए। कुछ उसमें अगर प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं उनको अमेंड कर दें और एक डिसेंट्रलाइज फेडरल पॉलिटी प्रोवाइड करें। देखिए, जो ये डिसेंट्रलाइजेशन का फॉर्मूला सर आप जो बता रहे हैं, और बहुत क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि भाई राइट्स मेंटेन करें, लेकिन जो सेंटर और स्टेट की जो रिलेशंस हैं उस पर मिल बैठकर और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम लाना पड़ेगा। ये कितना आसान होगा तालिबान के लिए, क्योंकि गिवन द फैक्ट दैट देयर आर सो मेनी ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स, अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्राइब्स हैं, क्या तालिबान इन सारी ट्राइब्स के बीच में एक समन्वय बना पाएगा? क्योंकि एक टफ वॉर हमेशा से हमने अफगानिस्तान में देखी है सारे ट्राइबल्स के बीच में। देखिए, ऐसा है कि अगर तालिबान पॉपुलर नहीं है और तालिबान को डिफरेंट ट्राइब्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर तो वहां ये सिविल वॉर का सिलसिला जारी रहेगा। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के बारे में वैसे ही कहा जाता है कि अफगान जो है दे आर एट पीस ओनली व्हेन दे आर एट वॉर। उन्होंने सोचिए कि अंग्रेजों का इतना बड़ा साम्राज्य था, उनको एंग्लो अफगान वार में डिफीट दी और पूरा अफगानिस्तान कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया। यूएसएसआर इतनी बड़ी सुपर पावर थी लेकिन उसको उन्होंने डिफीट दी और फिर अब अमेरिका को डिफीट दी। तो अफगानिस्तान में ये बात तो बिल्कुल साफ है कि किसी विदेशी ताकत से डर कर उसके अंडर में अफगान नहीं रहना चाहते, वो अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट के हिसाब से पहला राइट है किसी भी नेशन का, किसी भी कंट्री के लोगों का, कि कोई विदेशी उनके ऊपर शासन नहीं करेगा। अब जब आपको शासन करना है तो आप अपने देश के सारे लोगों को ऑन बोर्ड लें, ये जिम्मेदारी तालिबान की है। अगर तालिबान रिजिडिटी दिखाएंगे, सख्ती दिखाएंगे, लोगों से जबरदस्ती करेंगे तो ज्यादातर लोग उनसे एलिनेट हो जाएंगे। अगर वो अकोमोडेशन दिखाएंगे तो फिर बेहतर होगा कि सारे लोग साथ में बैठें, पावर शेयरिंग होगी, वो पावर शेयरिंग करें। बेहतर तो ये है कि तालिबान खुद शासन ना चलाए। शासन चलाने के लिए जो संविधान में सिस्टम है उस सिस्टम के तहत चुनाव हो, फ्री एंड फेयर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ जाए, प्रधानमंत्री बने वहां पर, और फिर संविधान के हिसाब से चीजें हों। तालिबान का काम अगर इतना ही था कि वो देश को अमेरिका से, और या मुजाहिदीन का काम इतना ही था कि वो देश को यूएसएसआर से आजाद कराएं, उन्होंने करा दिया। अब उनको विड्रॉ करना चाहिए और सत्ता लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंपनी चाहिए। साहब, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जो महिलाएं हैं उनका भविष्य, उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हैं कि महिलाओं को क्या पूर्ण आजादी कभी तालिबान देगा या नहीं देगा। आज भी मैं अखबार में पढ़ रही थी, एक छोटा सा कॉलम था इंडियन एक्सप्रेस में, जिसने कहा कि जो महिलाओं का क्या होगा इसका फैसला उनकी उलीमा काउंसिल करेगी, यानी कि उलीमास ये बताएंगे कि महिलाओं को किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, महिलाओं को कितनी आजादी होगी, महिलाएं क्या नौकरी कर सकेंगी। महिलाओं का जीवन क्या बिल्कुल अफगानिस्तान में अब इस तरह से घुट घुट कर ही निकलेगा? देखिए नीलू, मैंने अपने लीगल अवेयरनेस का जो एपिसोड था जिसमें मैंने ये कहा कि वहां का संविधान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कुछ हद तक तालिबान के वापस आने के लिए, मैंने ये भी कहा उसमें कि आज के मॉडर्न जमाने का प्रिंसिपल है चॉइस। हर एक को आपको आजादी देनी है। अगर आपको आजादी देनी है तो आप जबरदस्ती किसी पर भी अपना विल इम्पोज नहीं कर सकते। तालिबान के लिए जो उनका 2004 का संविधान अफगानिस्तान का है उसमें जो राइट्स हैं उनको अगर वो मान ले वो बहुत बेहतर होगा। अगर उनके ऊपर कोई रिग्रेसिव रिजीम वो लागू करना चाहेंगे कि उनको पढ़ने नहीं देंगे, उनको उनकी चॉइस के हिसाब से ड्रेस करने नहीं देंगे, उनको काम नहीं करने देंगे,
तो इससे जो कुछ इंटरनेशनल अपोजिशन होगी वो तो अलग है, लेकिन देश की इतनी बड़ी आबादी औरतों की उनके विरुद्ध होगी तो इट विल बी बैड पॉलिटिक्स। दूसरे, अगर शरिया ही लागू उन्हें करनी है तो शरिया के कई इंटरप्रिटेशंस हैं, उसके जो लिबरल इंटरप्रिटेशंस हैं उनके बराबर में ईरान है। ईरान के संविधान के बारे में हमारी बहुत से रिजर्वेशंस हैं, लेकिन ईरान में औरतों का इन्वॉल्वमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार में जिस तरीके का है, उससे कोई सीख तालिबान लें। जो लिबरल इंटरप्रिटेशंस हैं इस्लामिक फिक्ह के, उन इंटरप्रिटेशंस को अगर फॉलो करेंगे तो एक सब्सटेंटिव इक्वालिटी औरतों को दे पाएंगे। मैं जरूर चाहूंगा कि सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी ना हो बल्कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी हो, और सबसे बात खास ये हो कि जो करना चाहता है उसकी जो चॉइस है वो मानी जाए। नहीं, लेकिन जैसे तालिबान ने कहा कि इस्लामिक कानूनों के मुताबिक जो चीजें परमिसिबल हैं वो औरतों को अलाउड होंगी। अब एक बहुत ही स्वीपिंग सा स्टेटमेंट तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कोई भी चीज उसमें क्लैरिफाइड नहीं है कि कैसे क्या होगा। तो जो सड़क पर महिलाएं हैं, कल भी हमने देखा था कि 3-4 महिलाओं का एक वीडियो था जो कि बहुत एक साहसी कदम देखा गया। काबुल की सड़कों पर वो महिलाएं उतरी, उन्होंने स्लोगन्स बोले, प्लैकार्ड्स लेकर खड़ी थी और अपने राइट्स को लेकर डिमांड कर रही थी। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो इस्लामिक फ्रेमवर्क में हर चीजें जो अगर तालिबान देखेगा तो क्या महिलाओं के साथ वो वाकई में न्याय कर पाएगा? क्योंकि एक पूरी जनरेशन है अफगानिस्तान में ऐसी महिलाओं की जिन्होंने वो आजादी फील की है, उस आजादी के साथ वो रही है। देखिए नीलू, ऐसा है कि इसमें इस्लामिक लॉ है क्या? इस्लामिक लॉ का एक कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन है, एक इस्लामिक लॉ का लिबरल और इनलाइटेंड इंटरप्रिटेशन। मेन बात यह है कि हम ये समझें कि ये जो भी जूरिस्प्रूडेंस है, ये जूरिस्प्रूडेंस जूरिस्ट ने दिया है। कोई जूरिस्ट जो है वो अपने आप में डिवाइन नहीं है। तो एक ओपिनियन है, आप एक्स ओपिनियन के बजाय वाई ओपिनियन बोरो कर सकते हैं। तो बेहतर यह है कि पूरी एक इस्लामिक फेमिनिज्म की फील्ड डेवलप हो चुकी है, इस्लामिक ह्यूमन राइट्स की एक फील्ड डेवलप हो चुकी है कि विद इन इस्लाम भी आप एक सब्सटेंटिव इक्वालिटी, फ्रीडम और चॉइस अपनी औरतों को दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि कम से कम इतना जरूर तालिबान को करना चाहिए, वो चीज कि जितनी वेस्ट में वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस औरतों को देता है आप उतना नहीं कर सकते, तो कम से कम लिबरल इस्लामिक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जितने राइट्स दिए जा सकते हैं पहले कदम के रूप में आप उतना कर लें। फिर आप डिबेट कर लें, फिर आप कंपेयर कर लें कि भाई वेस्ट के जूरिस्प्रूडेंस की XYZ चीजें हम मान सकते हैं, ABCD चीजें हम नहीं मान सकते। कोई चीज बहुत ही बुनियादी अगर आपको डिस्टर्बिंग लग रही है उस पर फिर आप इज्तिहाद करें और उस पर आप उलेमा को बैठाएं। वो कंजर्वेटिव उलेमा ना हो, उलेमा भी बैठे हैं, जूरिस्ट भी बैठे हैं, एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, लॉ के मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स भी बैठे हैं। अल्टीमेटली कई वर्जन्स ऑफ इस्लाम हैं। अल्जीरिया में भी इस्लामिक लॉ है, तुनीसिया में भी इस्लामिक लॉ है, उन कंट्रीज में लेकिन औरतों को कितनी फ्रीडम दी गई है। उस तरीके की फ्रीडम जो है उस तरफ अगर तालिबान कदम बढ़ाएंगे तो जो उनके यहाँ औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं उनको कुछ ना कुछ उससे एक सहारा मिलेगा और उन्हें ये लगेगा कि एक चेंज ओवर हुआ है, सरकार बदली है, लेकिन जो बुनियादी राइट्स हैं उनके वो डिनाई नहीं किए जाएंगे। अफसोस जब होता है जब शरिया के नाम पर वो राइट्स जो इस्लाम ने औरतों को दिए हैं वो भी डिनाई कर दिए जाते हैं। अच्छा फैसल साहब, एक सवाल और भी भारत के संदर्भ में आपसे पूछना चाह रही थी कि भारत के लिए क्या आप देखते हैं कि ये एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है? मैं आइडियोलॉजिकल क्राइसिस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हिंदुत्व को लेकर पूरे देश में पॉलिटिक्स होती है और आज जब तालिबानी शासन वहां पर लौटा है
और कल देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वो उनका तालिबानों का स्वागत करते हैं। तो बीजेपी के लिए आप क्या देख रहे हैं कि एक तरीके की आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है? समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप लेखक भी हैं और कमेंटेटर भी हैं और अक्सर चीजों पे कमेंट भी करते हैं, तो एक आपका व्यू उस पर जानना चाह रही थी। देखिए, भारत जो है उसके नेबरहुड में कुछ होता है, उससे इफेक्ट ना हो ये तो मुमकिन नहीं। लेकिन हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी अब 75 साल पुरानी हो गई। हमने वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस को अपनाया, एक लिबरल इनलाइटेंड व्यू संविधान में लिया, सबको बराबरी के राइट्स दिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दी। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन है वो किसी भी रिलीजन की सुप्रीमेसी या किसी भी ग्रुप के डिनायल ऑफ राइट्स के विरुद्ध है। अब वो चाहे हिंदू राइट हो या मुस्लिम राइट हो, वो दोनों के विरुद्ध है। देश का जो संविधान है वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के आइडियल्स पर खड़ा है। अब ये कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर अफगानिस्तान में एक्सट्रीम मुस्लिम राइट का शासन हो सकता है तो भारत में हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने। अब ये ख्वाहिश हो सकती है किसी की, लेकिन देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। देश का संविधान अगर सेकुलरिज्म की बात कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट संविधान में सेकुलर शब्द आने से 3 साल पहले सेकुलरिज्म को देश के मूलभूत संवैधानिक ढांचे का हिस्सा मान रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि हमारे देश को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी भी चीज में वो रिग्रेसिव आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ें जो तालिबान की आइडियोलॉजी है, बल्कि हमें तो इनलाइटेंड आइडियोलॉजी की तरफ, लिबरल आइडियोलॉजी की तरफ, संवैधानिक विजन की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए। और ये देखना चाहिए कि हमारे सामने एक एक्सपेरिमेंट है कि वो कितना फेल्ड, फ्लॉड और डिफेक्टिव मॉडल। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूं कि हमारे देश को ये भी मानना चाहिए कि हम बड़ी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। तो देश के जो विदेश विभाग है वो जाहिर है कि स्टडी करेगा। हम पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं रहने दे सकते, इसलिए भारत की सरकार को जो भी वहां सरकार बनेगी उससे कुछ ना कुछ डील करना पड़ेगा। हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अफगानिस्तान में हैं। अब वो डिसीजन जाहिर है कि वो लीगल नहीं है, वो डिसीजन स्ट्रेटेजिक है। भारत की सरकार जो भी डिसीजन लेगी, देश के सारे लोग और देश के सारे मुसलमान भारत की सरकार के साथ हैं। ये इंटरनेशनल अफेयर्स का मामला है, इसलिए तालिबान के बारे में एक्स का ओपिनियन, वाई का ओपिनियन एक पर्सनल ओपिनियन है, इररेलेवेंट है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये कि वो किसी कम्युनिटी की पोजीशन नहीं हो सकती, किसी देश के सिटीजन की पोजीशन नहीं हो सकती, क्योंकि हम विदेश नीति में जो भी हमारी सरकार तय करेगी हम उसके साथ हैं। अगर हमारी सरकार ने ये तय किया कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो हम भी नहीं रिकॉग्नाइज करते। अगर सरकार कहती है कि नहीं हम उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, अब आप देखिए कि तालिबान को अभी तक भारत सरकार ने या अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर किया। अल-कायदा को किया लेकिन तालिबान को नहीं किया। तो भारत सरकार जाहिर है कि स्टडी करेगी। हमारे जो विदेश सचिव है वो तो कैरियर डिप्लोमेट हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, वो सरकार को राय देंगे और सोच समझ के जो भी भारत सरकार का फैसला होगा उसके हम लोग साथ हैं। लेकिन ये कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में उस तरह की आइडियोलॉजी या उस तरह की सोच बढ़े जो इनलाइटेंड ना हो, बल्कि पास्ट की तरफ देखे, फ्यूचर की तरफ ना देखे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल सही कहा आपने फैजान साहब, और इसीलिए शायद इस समय जो भारत की सरकार है वो वेट एंड वॉच पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है। अभी पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है वो मिल रही है, बैठ रही है, राय मशविरा कर रही है। तो अब क्या स्टैंड भारत की सरकार लेगी तालिबान को लेकर, ये आने वाले दिनों में
देखना होगा। लेकिन आपने ये सही कहा कि जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है भारत के वो बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान में, इसलिए कोई भी फ्रिवलस कदम शायद सरकार ये नहीं उठाएगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा फैजान मुस्तफा साहब, और वी लुक फॉरवर्ड टू मोर इंटरव्यूज विद यू ऑन सत्य हिंदी। थैंक यू सो मच। और गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा कि फैजान मुस्तफा के साथ ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इसके बारे में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स यू वंस अगेन मिस्टर फैजान मुस्तफा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।